तो जरा सोचिए, क्या हमारे आज के मॉडर्न इको फ्रेंडली घर बनाने का सीक्रेट हजारों साल पुराने भारतीय विज्ञान में छिपा हो सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन वास्तुकला का ज्ञान आज की मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी से सीधा जुड़ता है। हम सब जानते हैं कि आज क्लाइमेट चेंज और तेजी से बढ़ता शहरीकरण कितनी बड़ी समस्या बन चुके हैं, राइट? ऐसे में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या 5000 साल पुरानी एक आर्किटेक्चरल फिलॉसफी हमारी आज की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है? एक तरफ कंक्रीट के फैलते शहर हैं और दूसरी तरफ प्रकृति के साथ जुड़ा हमारा प्राचीन ज्ञान। चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। हमारी आज की रूपरेखा कुछ इस तरह है। हम प्राचीन जड़ों से शुरू करके 5 प्राकृतिक तत्वों को समझेंगे, फिर वास्तु पुरुष मंडल और सूर्य के मार्गों पर बात करेंगे। उसके बाद साइट सिलेक्शन और आज के समय में इस ज्ञान को कैसे लागू किया जाए, इस पर चलेंगे। भाग 1, प्राचीन जड़ें, आधुनिक सस्टेनेबिलिटी। तो सबसे पहले वास्तुशास्त्र आखिर है क्या? देखिए, 3000 ईसा पूर्व पुरानी ये प्रणाली सिर्फ कोई मान्यता या अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये स्थानिक सद्भाव यानी स्पेस और हार्मोनी का एक पूरा विज्ञान है। ये तय करता है कि किसी जगह का डिजाइन, उसकी लोकेशन और दिशा कैसी होनी चाहिए ताकि इंसानों और नेचर के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन सके। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, क्या ये 5000 साल पुराना विज्ञान आज के दौर में भी काम का है? तो जवाब है बिल्कुल। आप हैरान होंगे ये जानकर कि आर्किटेक्चर के मॉडर्न मास्टर क्लासेस में इसे बाकायदा पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स और सस्टेनेबल मटेरियल के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। इसका असली मकसद सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा खड़ा करना नहीं है, बल्कि वहां रहने वालों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। 5 प्राकृतिक तत्व। वास्तुशास्त्र का पूरा बेस इन 5 मूलभूत तत्वों पर टिका है, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं: पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु। अब लॉजिक ये है कि हमारा शरीर भी तो इन्हीं तत्वों से बना है ना। तो वास्तु करता क्या है? वो इन तत्वों के फायदों को ऑप्टिमाइज करता है ताकि आपकी इमारत और आपके शरीर के बीच एक पॉजिटिव और कंटिन्यूअस कनेक्शन बना रहे। काफी लॉजिकल है। अब आते हैं इसके सबसे बड़े ब्लूप्रिंट पर। भाग 3, वास्तु पुरुष मंडल। और ये जो इमेज है, ये इसे बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है। ये 9x9 का वर्गाकार ग्रिड एक मास्टर स्पेशियल प्लानर की तरह काम करता है। ये कोई रिजिड रूल नहीं है, बल्कि ये इतना फ्लेक्सिबल है कि आपकी साइट की सीमाओं और वहाँ के मौसम की जरूरतों के हिसाब से खुद को आसानी से एडजस्ट कर लेता है। जब हम इस मंडल को एक कंपास के साथ मिलाते हैं, तो यह ग्रिड को 8 मुख्य दिशाओं के साथ अलाइन कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इमारत के अलग अलग हिस्सों को खास प्राकृतिक तत्वों के साथ मैप किया जाता है। जैसे जल तत्व को उत्तर दिशा से जोड़ा जाता है और अग्नि तत्व को दक्षिण दिशा से। सब कुछ एक सिस्टम के तहत काम करता है। भाग 4, सूर्य के मार्ग और स्थानिक जोनिंग। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि वास्तु अक्सर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की बात करता है, लेकिन अगर आप इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो ये दरअसल मॉडर्न थर्मल डायनामिक्स और बिल्डिंग साइंस ही है। देखिए, पूर्व और उत्तर पूर्व से जो सुबह की धूप आती है वो लाभदायक और कीटाणुनाशक यूवी किरणें लाती है। इसके ठीक उलट दक्षिण और पश्चिम से आने वाली दोपहर की धूप बहुत कठोर होती है और इसमें गर्मी पैदा करने वाली इंफ्रारेड किरणें होती हैं। अब इस लॉजिक को कमरों की जगह से जोड़कर देखिए। दक्षिण पूर्व में रसोई क्यों होती है? क्योंकि सुबह की यूवी किरणें किचन काउंटर के कीटाणुओं को प्राकृतिक रूप से मारती हैं। दक्षिण या पश्चिम में टॉयलेट और स्टोर रूम बनाए जाते हैं ताकि वो दोपहर की उस तेज गर्मी को मुख्य कमरों तक पहुंचने से रोक सके, एक बफर की तरह काम करते हुए। और घर के बिल्कुल बीच में जो खुला आंगन होता है वो आकाश तत्व को दर्शाता है और बेहतरीन क्रॉस वेंटिलेशन देता है। लिटरली ये पैसिव कूलिंग का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। घर के अंदर से अब थोड़ा बाहर चलते हैं। भाग 5, साइट चयन और लेआउट। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि साइट सिलेक्शन के ये प्राचीन नियम कोई जादू टोना नहीं, बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग चेकलिस्ट है। उदाहरण के लिए वर्गाकार यानी स्क्वायर प्लॉट से जगह का सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है।
उत्तर और पूर्व में सड़क होने से आपको हानिकारक गर्मी के बिना नेचुरल लाइट मिलती है, और खेती के लायक मिट्टी चुनने का मतलब है कि आपकी नींव मजबूत होगी और आप चिकनी मिट्टी की वजह से होने वाले वाटरप्रूफिंग के महंगे खर्चों से बच जाएंगे। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, भाग 6, आज के समय में वास्तु को अपनाना। हमें ये भी बहुत निष्पक्ष होकर समझना होगा कि 21वीं सदी में इसे लागू करने की अपनी कुछ प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं। वास्तु हमें बेहतरीन क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आइडियाज देता है, लेकिन इसे अभी भी हर जगह एक हार्ड साइंस नहीं माना जाता। फिर उन जगह का क्या जहां तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं आम हैं, वहां इसके सारे नियम सुरक्षित रूप से लागू नहीं किए जा सकते। इसके अलावा आजकल के घने शहरों में जहां जगह की इतनी कमी है, वहां इसे पूरी तरह से फॉलो करना बहुत महंगा और मुश्किल हो सकता है। और हाँ, अगर इमारत पहले से बनी है तो उसे वास्तु के हिसाब से बदलने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। ये जो कोड आप देख रहे हैं, ये इस पूरी चर्चा का सार निकाल देता है। वास्तुशास्त्र का असली मकसद प्रकृति से लड़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे हमारी इमारतें अपने आसपास के पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाल सकती हैं। ये प्रकृति के साथ एक हार्मोनियस एडजस्टमेंट है। तो हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, और मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आधुनिक सस्टेनेबिलिटी की हमारी इस खोज में क्या ये हो सकता है कि हमारे भविष्य के सुरक्षित और इको फ्रेंडली घरों का ब्लूप्रिंट वास्तव में हमारे अतीत में ही छिपा हो? क्या पीछे मुड़कर देखना ही आगे बढ़ने की सही चाबी है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।